दोस्तों, आप सभी का अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम इकोनॉमिक्स का पार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के पार्ट में हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स का पार्ट उठा रखा है। विदेश व्यापार देख रहे थे। विदेश व्यापार में हमने WTO जो स्टार्ट किया था उसका बेसिक हमने समझ लिया था। उसके आगे अब हम उसके जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती है, मंत्रिमंडलीय बैठकें हुई हैं, उनको एक बार समझेंगे। बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो बैठकें हैं अपने देश की IR पॉलिसीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनको समझते हैं और उसके बाद आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाएगा, जिसके बाद WTO से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। चलो, हमने देखो एक सीक्वेंस बनाया, देखा था लास्ट क्लास में कि कब कब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। तो पहली कॉन्फ्रेंस से ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं सिंगापुर से शुरू करते हैं। ये विदेश व्यापार का पार्ट है। अच्छा, जितने भी जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जैसे यूपी PCS की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थी जुड़े हैं, और जैसे निहारिका थी, एक शबाना अपने जुड़ी थी, अंकित जुड़ा था, प्रदीप जुड़ा था, शेरा करके एक जुड़े थे। देखो भैया, बात ऐसी है कि हमारी जो ये UPSC की परीक्षा या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें जनरल स्टडीज़ आती है ना दोस्तों, उसमें प्रमुख रूप से 3 पिलर होते हैं एग्ज़ाम के। एक आपका होता है इकोनॉमी, एक होता है आपका पॉलिटी, एक हमारा होता है ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री हमारा चौथा पिलर होगा, जिसको मैं थोड़ा सा कम तवज्जो देता हूँ, क्योंकि इसका जितना बड़ा वास्ट सिलेबस होता है उसके हिसाब से जो प्रश्न आते हैं, देखो मॉडर्न के प्रश्न आप आसानी से हल कर जाएंगे। एंशियंट के कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस करने के बाद भी वो एंशियंट के प्रश्न गलत हो जाते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर होकर गलत हो जाते हैं। तो हमारी इसमें इतनी ऊर्जा क्यों लगाएं? लेकिन आपके पास ये जो 3 पिलर हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये पिलर आपको आसानी से एग्जाम क्लियर करा सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं इकोनॉमी पे। ज्योग्राफी पार्शली अपना स्टार्ट अपन ने कर ही लिया था, उसको दोबारा से कंटिन्यू करके पूरा कर लेंगे। लेकिन इकोनॉमी का दोस्तों, तुम्हारे पास इतनी क्लासेज हैं, तुम्हें एटलीस्ट वो सारी क्लासेस के नोट्स बनाने और तैयार करने में 1 महीना लग जाएगा। आप उस क्लास को मत छोड़ो, इसका पार्ट 1 उठा लो। पार्ट 1 तो सारा कर लो और पार्ट 2 भी कर लो, क्लियर। और पार्ट 1 जो हमने कोर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी, उससे पहले हमने NCERT की इकोनॉमिक्स बड़े विस्तृत और बहुत अच्छे तरीके से करी थी। देखो, इनिशियली उसको भी अपने YouTube चैनल पे मैं डाल दूंगा, लेकिन आपको फिर भी देखनी है तो अनअकैडमी पे मेरे वो पुराने लेक्चर्स पढ़े, उनको देख सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में या 2-4 दिनों में कैसे भी करके NCERT की जो क्लासेस मैंने अपने अनअकैडमी पर ली थी, वो सारी क्लासेस भी आपको अभ्युदय IAS पर मिल जाए। ये अपना YouTube चैनल है, इस पर भी मिल जाए, और अभ्युदय की जो अपनी ऐप है इस पर भी मिल जाए, दोनों पर मिल जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और कोई भी शंका हो तो मुझे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर देना, बात करके उसका रिजोल्यूशन कर लेंगे। चलो, 1996 सिंगापुर वाली बैठक देख लेते हैं पहली। कल हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं सिंगापुर की। देखो, सिंगापुर की बैठक हुई थी, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज बैठी थी। इन डेवलप्ड कंट्रीज ने 4 प्रमुख मुद्दे तय करे। जब आपस में पंच पटेल बैठे, ये उन्होंने देखा कि भैया हमारे लिए क्या फायदेमंद हो सकते हैं, तो उन्होंने 4 मुद्दे तय किए। 4 मुद्दे कौन कौन से थे? कॉमन सेंस लगाओगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, तो उन पर बातचीत हुई। तो पहला पॉइंट आया व्यापार उदारीकरण का। व्यापार का क्या करें? उदारीकरण करें। ये सभी देशों के लिए कह रहे थे, जिससे क्या हो कि हम हमारा व्यापार वहाँ पे जाके स्टैब्लिश कर सकें। देखो, व्यापार उदारीकरण में कुछ मूल बातें आती हैं। इन्होंने कहा था कि गैट और गैट्स, जो हमने पहले पढ़ा था, जनरल एग्रीमेंट हुआ था आपका ट्रेड के लिए, और जनरल एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड किसमें? सर्विसेज में। बोलो साहब, इनके जो प्रावधान है इनको आप लागू करवाओ। किसको? गैट और गैट्स को लागू करें। एक तो इन्होंने ये तय किया था। दूसरा, जैसे आपने बोला व्यापार पे उदारीकरण के साथ साथ इन्होंने निवेश के उदारीकरण की भी बात करी कि साहब हमें भारत में जाके इन्वेस्ट करना है, लेकिन भारत में निवेश के उदारीकरण की व्यवस्था ही नहीं है। भारत ने निवेश के इतने कड़े मापदंड कर रखे हैं कि हम चाहकर भी वहाँ पर हमारा बिजनेस बढ़ा नहीं पाते हैं।
इन्होंने दूसरी बात करी निवेश उदारीकरण की। निवेश उदारीकरण, अच्छा निवेश को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसकी बात तो करी, लेकिन निवेश कौन कौन से रूट से आता है? इन्होंने बोला कि साहब आपके जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के जो आपके प्रावधान हैं, इन प्रावधानों को क्या करें, लागू करें। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से आप टूल्स देखते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, हम सभी जानते हैं, ये सब हमने पढ़ रखे हैं, FDI, FPI और ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये दो आपने रूट देखे। तीसरा देखो, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इन्होंने बात करी। इसके बाद इन्होंने बोला कि साहब जो घरेलू बाजार है, इसमें जो आयातित वस्तुएं हैं, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके साथ में समता मूलक न्यायपूर्ण क्या करना चाहिए आपको, व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि विदेश से आप वस्तुएं मंगा रहे हो तो क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा दी, या हम संरक्षणवाद के बढ़ावा देने के, अपने देश के व्यापार को बढ़ावा देने के फेर में हम क्या करते हैं, आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला साहब, घरेलू बाजार में जो आयातित वस्तुएं हैं, विदेशी कंपनियों के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, समता मूलक और न्यायपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रावधान लेके आओ। तीसरा क्या हो गया आपका, समता मूलक प्लस न्यायपूर्ण। किनके साथ करना पड़ेगा, विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियों के साथ समतापूर्ण है और न्यायपूर्ण आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्रवेश भी सुनिश्चित करना पड़ेगा विदेशी कंपनियों का। साथ ही साथ इनके साथ जो आप नियम कायदे बनाओ, वो भी उदारीकरण को देखते हुए नियम कायदे बनाओ। क्लियर? अच्छा, चौथा पॉइंट देखें साहब। देखो, चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि साहब जो गवर्नमेंट के साथ हमारी डीलिंग्स होती है ना, उन डीलिंग्स में हमें एक समस्या देखने को पड़ती है कि कभी तो ये नहीं बताते कि किस क्वांटिटी में इनको सामान चाहिए, कभी इनकी कोई ऐसी कोई समय सारणी निश्चित नहीं है कि किस समय भैया आपको टेंडर लगाना है। अगर ऐसी कोई समय सारणी निश्चित हो तो हमारा प्रोडक्शन वगैरह भी हम उसी हिसाब से कैलिब्रेट कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सिंगापुर मुद्दों में इन्होंने ये कहा कि जब जो भी सरकारी खरीद का प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। क्या बोले इन्होंने, सरकारी खरीद की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। क्या मतलब, कोई भी वस्तु है उसकी मात्रा, कोई भी वस्तु की मात्रा, उसकी खरीद की समय सारणी एक पहले ही आप तय कर दें। मतलब एक ऐसी आप टाइम टेबल बना दें कि किस वस्तु की कितनी कीमत है, कितनी मात्रा है, ये आप पहले तय करके एक ऐसा शेड्यूल बना दें जिसके माध्यम से सबको मालूम पड़ जाएगा इस फला फला देश में सरकारी खरीद का ये शेड्यूल रहेगा साल भर का, और कोई मिसलेनियस आता रहेगा तो उसमें जुड़ता जाएगा। ये प्रमुख रूप से 4 मुद्दों पर बातचीत हुई। किसमें, सिंगापुर कॉन्फ्रेंस जो बैठक हुई थी, इनकी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी, WTO की पहली बैठक थी 1996 में। इस बैठक में 4 मुद्दे तय किए गए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो भी मुद्दों पे बातचीत हुई ये अनिर्णित रहा, किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। पंच पटेल बैठे, चाय कॉफ़ी पी और सब पे खूब बढ़िया सी बातचीत कर ली, लेकिन कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, इन प्रावधानों को रेप्लिकेट नहीं कर पाए, एक ड्राफ्ट बनाकर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाए। क्लियर? सिंगापुर मुद्दे। और ये जो मुद्दे क्या रहे, अनिर्णित रहे। चलो नेक्स्ट। देखो दोस्तों, विश्व में जितने भी अभी ग्रुप्स बनते हैं, G7 बनते हैं, G8 बनते हैं या अन्य G20 बनते हैं, ये सारे ग्रुप्स के पीछे केवल और केवल एक ही मोटिव होता है कि कैसे करके अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। सब बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। देखिए 1990 से पहले जब कोल्ड वार चल रहा था तो जो आपके 1990 से पहले जब कोल्ड वार चल रहा था विश्व में, तो जो विश्व का सिनेरियो था दोस्तों, वो सिनेरियो कैसा था कि हमारे यहाँ की जो एम्बेसीज हुआ करती थी विश्व में, वह एम्बेसीज
जासूसी में, खुफिया जानकारी लेने, मतलब मिलिट्री एक्सपांशन में, कैसे दूसरा देश एक देश में हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहा है, सॉर्ट ऑफ काम हुआ करता था। लेकिन आजकल आप देखो एम्बेसीज का प्योरली काम अब क्या हो गया है, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। मोदी ने तो साफ कह दिया है सारे एम्बेसीज को कि तुम्हारा टारगेट है, यदि तुम्हें मैंने यूएस, कल को आप लोग आई फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं टॉप आने पर, तो आपको किसी देश का एम्बेसडर बना देंगे, तो उस एम्बेसी को पहले बोल देंगे देखो आपको हमने यूके में एम्बेसी में भेजा है भैया, इसलिए भेजा है कि यूके से हमारे देश को क्या क्या बिजनेस में लाभ होगा करके दो। वहाँ से आप ऐसे एग्रीमेंट्स करवाओ, ऐसे एमओयू कराओ उसकी वहाँ हमारे देश का बिजनेस बढ़े। पहले टारगेट दे दिया जाता है कि हाउ वी बिकम, हम कैसे 4% 5% हमारी वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बढ़ा के लेके आए। क्लियर काम और मोमेंटो चेंज हो गया है आजकल एम्बेसीज का वर्किंग कल्चर। चलिए अब देखो यह जो सिनेरियो था WTO का जब बना था, तो आप देखो 1996 के आसपास बड़ा चेंजेस आ रहा था विश्व पटल पर भी। इसी में हमने देखा 1986 से 96 के बीच में टाइगर इकोनॉमी बनी। जिस टाइगर इकोनॉमी किनको कहते हैं हम, आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आप देखो दोस्तों, इनको टाइगर इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है, इस समय इनकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा थी, इन्होंने अपने रोजगार को भी काफ़ी बढ़ाया, साथ ही साथ अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाया और इंपोर्ट इन्होंने कम किया। इसमें खूब काम किया इन्होंने, एकदम से इतने फ्लरिश हुए। आप देखो इंडोनेशिया, मलेशिया, आपके सिंगापुर हो गया, ये सारे हब बन गए। आपके ताइवान, कोरिया, ये छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को एकदम से फ्लरिश किया, खूब काम किया इन बिटवीन ऑफ 10 to 11 ईयर्स के टाइम स्पान के अंतर्गत। ये विश्व पटल में चेंजेस आ रहे थे। अब देखो WTO में जहाँ पहले विकास डेवलप्ड कंट्रीज जो थे उनका दबदबा हुआ करता था, उनकी पॉलिसीज में अनुसार उसमें चेंजेस हुआ करते थे। अब बैठकों में जैसे जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दबदबा बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, एक पावर संतुलन खड़ा हो गया कि भैया कि अब जो बातचीत होती थी उसमें यह भी दम लगा के बोलते थे, बाकी के जो एशियन कंट्रीज थे वो भी दम लगा के बात करने लगे। तो सिनेरियो वर्ल्ड में ट्रेड का चेंज होने लगा, ग्रुप्स बनने लगे, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए। इसी अंतर्गत हमने टाइगर इकोनॉमी देखी, और टाइगर इकोनॉमी जिसके अंतर्गत हम देखते हैं आसियान ग्रुप देखते हो ना, वो यही है टाइगर इकोनॉमी। क्लियर। और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी सबसे जरूरी उस समय का ये दौर ही था। हम देखते हैं ना जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, लेकिन अब लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी के टाइम में बड़ी प्रोएक्टिव हो गई है। पहले पॉलिसी थी हमारी ये, लेकिन पॉलिसी निष्क्रिय पड़ी हुई थी, कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी पे इतना एम्फेसिस किया कि आज के समय में ताइवान से लेके नीचे इंडोनेशिया तक हमारे बड़े मजबूत संबंध उनसे बनते जा रहे हैं। और आप देखेंगे भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी बहुत निवेश कराया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वे में। वो चाहता है कि यहाँ से हम निवेश बढ़ाते हुए आगे चलें, इसलिए बंगाल पे भी बड़ा फोकस है वर्तमान सरकार का। आसियान कंट्रीज है, इन्हीं को हम टाइगर इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर। और इसी दौरान आपने देखा, इसी ऊहापोह में 1999 में आपको यूरोपियन यूनियन का गठन होता हुआ भी दिखता है। देखा, ये भी 1919 के। देखो इस 10 साल के टाइम स्पान में 96 से लेके आपके 2006, 7, 8 तक में, 7 में जब आपका अमेरिका में क्राइसिस आया था, तब तक बहुत चेंजेस होने लगे। समझ रहे? टाइगर इकोनॉमी क्रिएट हुई, 99 में यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ, और उसी समय में आपको G7 से G8 बनने का क्रम भी देखने को मिला। G8 आपका जो रशिया था वो G7 में रशिया जुड़ा, और उससे आपका क्या बना, G8 बना। ये भी वही दौर था, 1998 का दौर था। 1998 में G7 में रशिया जुड़ गया था, तो ये क्या बन गया था, G8 बन गया था। ये विश्व के जो प्रमुख विकास डेवलप्ड कंट्रीज थी, विकसित देश थे, उनका ये ग्रुप था, सबसे धनी देशों का ग्रुप था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, जिससे आपकी यहीं पे संकट खत्म हो जाए। G7 के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो 1975 में इसको ग्रुप 6 बोला करते थे। ये जो ग्रुप 6 था,
फ्रांस के कहने पर इसमें बैठक हुई और विश्व के जो प्रमुख 6 धनी देश थे वह इसके अंतर्गत सदस्य बने। क्लियर? आगे देखो हुआ क्या, इसके बाद इनमें कनाडा जुड़ गया। जैसे ही इसमें कनाडा जुड़ा, कनाडा जुड़ते ही क्या बन गया, G7 बन गया। और G7 में जैसे ही रशिया जुड़ा, रशिया के जुड़ते ही ये क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन 2014 में रशिया ने एक कांड कर दिया विश्व में। 2014 में इसने क्या किया, उक्रेन देश के एक टेरिटरी है क्रीमिया, क्रीमिया पर इसने अनेक्सेशन कर लिया, कब्जा कर लिया रूस ने। और जैसे ही 2014 में क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया, G8 में से रूस को बाहर निकाल फेंका। और जैसे ये बाहर हुआ तो अब कितने रह गए आपके साथ, पुनः G7 रह गए। तो वर्तमान में G8 नहीं, ये क्या है, प्रमुख 7 देशों का संगठन है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देख लो आगे। उसके बाद भैया एक G20 आता है, ये विकासशील देशों का मंच कहा जाता है। ये IR पढ़ने वालों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ब्रीफ कर दूँ बस मैं। G20 आप देखने को मिलता है, G20 1999 में बन गया साहब। ये क्या था, विकासशील देशों का संगठन था। ये तो थे ही, G8 तो थे ही, सॉरी G7 तो थे ही, G7 के साथ साथ विकासशील देश भी इसके अंतर्गत थे। इसको आप देखो तो इस तरीके से देख लो, इनके मेरे दोस्तों नोट्स भी बनाते रहना, नहीं तो मेरा तुम्हें पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना सब व्यर्थ चल जाएगा। और बिलीव करना कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ये सर्वश्रेष्ठ कंटेंट मिल रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, जितना है उसको अच्छे से पढ़ते जाना। G20 का भी देख लो एक बार, 11 प्लस आपका अब तो G7 ही रह गया ये, और एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, पहले इसको G8 बोला करते थे ना, तो 11 और 7 18 और 1 19, पहले G8 था तो G20 था। G20 में भी अब क्या रूस बाहर है। अब इसमें G7 में आप देख लीजिए 2411, राइट। 11 में से एक रूस को हटा देते हैं हम, एक तो हो गया आपका एशियाई कंट्री, 2 हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज, और 4 हो गए आपके यूरोपियन कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज हो गए आपके USA और कनाडा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के आपके कौन कौन से 4 देश हो गए, प्रबुद्धशाली जो देश हैं इनके, विकसित देश हैं, UK, फ्रांस तो होना ही था, जर्मनी और इटली, और एशियाई देशों में जापान। ये इसका स्ट्रक्चर है G20 का। क्लियर? G20 इज इक्वल टू 11 तो इसमें कंट्रीज हैं, जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये इसमें जो विकासशील देश हैं इसके अंतर्गत आते हैं। प्रमुख रूप से एक यूरोपियन यूनियन, और G7 की हम कंट्रीज ये देख लो साहब, ये प्रमुख कंट्रीज हैं जिनको जोड़ते हुए G20 आपका बन गया। क्लियर है? इसमें कोई समस्या? अब G20 की आप मजबूती देखो, विश्व में मजबूती देखो G20 की। मैं इसको रब कर देता हूँ, इनको लिख लेना, जिस क्रम में बताया उसी क्रम में नोट्स बनाते रहना। देखो ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए है कि मैं चाहता तो आपको PPT से भी सब कुछ दे सकता था, लेकिन एक तो PPT को तुम धर लेते हो, उसको नोट्स में कन्वर्ट नहीं करते। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते चलो। देखो जो पद्धति अपनी स्कूल की थी ना, वह बेस्ट है आज भी। IITs में क्यों आज भी, देखिए आप कभी दिल्ली IIT जाओ, IIT मुंबई जाओ, आज भी वहाँ प्रोफेसर क्या करते हैं, ग्रीन बोर्ड पे अपने चौक वाला जो पेन आप बोल लीजिए, चौक से पढ़ाते हैं आज भी। क्यों? देखिए हमारा एक है ना फ्रिक्वेंसी होती है समझने की। इलेक्ट्रिकल गैजेट से कोई दौरा ही नहीं, अच्छा समझ में आता है। लेकिन ये बेसिकली हमारा जो माइंड का भी सेटअप है ना, उसमें आप देखना कि बोर्ड पे जब आप पढ़ाते हैं, सपोज करो ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो अभी वर्तमान की जो ये अपनी पीढ़ी है इसके लिए बेस्ट सूटेड है। अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए 2-3 साल लगेंगे,
मुंबई में जितने भी IITs हैं, IIM बेंगलोर में, कहीं पर भी ये चेंज नहीं किया है। वो तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट मानते हो ना, वहाँ भी तो आप क्यों प्रोफेसर बोलते नहीं कि साहब इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा दो। दूसरी बात, एक वो इलेक्ट्रिक बोर्ड की चौड़ाई को इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जितना वो लंबा उसमें बोर्ड बना देते हैं, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, और पूरी सिंपोजियम को ढंग से समझा लेते हैं। जितना कम मैकेनिकल रहेगा अपने दिमाग को उतनी ही जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, हाँ, अब मैं आपको G20 की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ जिनको याद कर लेना, क्योंकि ऐसे में लिखना हो, मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं लिखना हो, इंटरव्यू में तुम्हें कभी काम आ जाए, तो इन फैक्ट्स को यूज में करना। देखो, G20 विश्व की GDP में 85% मेरे दोस्तों कंट्रीब्यूशन करता है G20, ठीक है। और विश्व की यदि मैं व्यापार की बात करूं मेरे दोस्तों, तो 90% इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और यदि मैं पॉपुलेशन, आबादी की बात करूं, तो विश्व की 80% पॉपुलेशन यह G20 का जो ग्रुप है इसके सदस्य देशों के अंतर्गत रहता है। तो इसकी महिमा समझो आप। और इसमें अब हमारे जो विकासशील देश हैं इनकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। समझ रहे हो ना सिनेरियो? जैसे जैसे ये देखो WTO बनाना, उसके बाद विश्व में कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आपको ध्यान में आ रहा है ना। प्रमुख आपको ग्रुप देखने को मिले, G7 देखने को मिला, आपको G20 आपको देखने को मिला। अन्य भी बहुत सारे रीजनल, इस समय इसी 5 साल के दौरान रीजनल ग्रुप्स भी बने थे जिन्होंने आपस में तय कर लिया। सपोज करो भारत, श्रीलंका और इन सब ने बैठ के तय कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम आपस में अपना व्यापार करेंगे, आओ अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ऐसे ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, भारत में इस दौरान में क्या एक चेंज हुआ था? देखो, व्यापार में भारत के अंतर्गत एक बड़ा चेंज हुआ था जिसको आप सब जानते हैं, सेज। आयुषी को उस समय बताया भी था, आयुषी कह रही थी सर ये सेज का कॉन्सेप्ट समझा दो। हल्का सा मैं पुनः ब्रीफ कर देता हूं आपको सेज के बारे में। सेज देख लो, सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देखो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यदि मेंस की परीक्षा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी लिखाएंगे ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, तय मान के चलो। क्लियर? भारत में सेज के बारे में बात करें, देखो सेज क्या है, बेसिकली एक ऐसा जोन है ये जो हमने बनाया ही इसलिए था कि हम हमारे देश से निर्यात को बढ़ा सके। तो पहली चीज आपको क्या समझ में आती है कि ऐसा जोन है जो निर्यातोन्मुखी है, और निर्यात उन्मुखी के साथ हम इस जोन में वह वस्तुएं प्रोडक्शन में लेके आएंगे जो क्या हो, निर्यात उन्मुखी हो। क्या हो? निर्यात उन्मुखी हो। देखो, इसके लिए बड़ा अच्छा सेज के लिए पार्लियामेंट में एक बार डिबेट देते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था कि सेज क्या है, एक प्रकार का इंजन है। क्या है? एक प्रकार का इंजन है, और हमारी अर्थव्यवस्था इसके डब्बे के समान है। क्यों है आप समझो। इंजन को बढ़िया करने का तात्पर्य क्या था? सपोज करो निर्यात करने के लिए जोन बनाया आपने, तो निर्यात के लिए छोटी छोटी जो यूनिट्स बनेंगी वो आसपास के एरिया के यूनिट्स को बल देती हैं। जैसे कि मैंने टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर अपना कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो मुझे कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉटन के लिए कलरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे लॉजिस्टिक की आवश्यकता पड़ेगी। लॉजिस्टिक तो मुझे उसी क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों, उसी क्षेत्र से पूर्ति होगी। यहाँ पर आपके सेज में लोग काम करने आएंगे, तो उनके लिए मकान, दुकान, इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। आपकी बेसिक सिविक एमिनिटीज़ भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला सब एक जोन तैयार करने से अर्थव्यवस्था के अन्य जो हैं इंजन, वो भी इंजन के साथ जुड़े हुए डब्बे, ये भी ग्रोथ कर जाते हैं। अगर ये इंजन ही आपका कमज़ोर है तो ये डब्बे वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो बोला अर्थव्यवस्था की बाकी के जो आपके सेगमेंट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी सेज महत्वपूर्ण काम करता है। देखो, चाइना का जो विकास है ना, वो इस सेज मॉडल पे ही हुआ था। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले 10-20, जैसे 1991 में हमने उदारीकरण किया था, ठीक है, उदारीकरण जब हुआ था, लेकिन उस पीरियड के दौरान हमने
वह नीतियां अपनानी स्टार्ट करी जो चीन अपनाया करता था। जैसे चीन ने आज सेज अपनाया तो 5 साल बाद हमने उसकी कॉपी करके हमने भी सेज अपना दिया। देश की ज्योग्राफी, देश की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार अपनाया गया व्यापार उत्तम होता है। उसके फिर बाद में जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमने जैसे एज इट इज सेज चीन का था उसी को उठा के हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जमीन अधिग्रहण स्टार्ट कर दिया और कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जिसमें कहीं कहीं छोटा छोटा लकूना था। और हमारे भारत देश में ऐसे सेज आउटपुट या ऐसे जो क्लस्टर बनाए गए वो पूर्ण रूप से इतने सफल हमें देखा ही नहीं देते। आप देखेंगे आपके शहर के पास जहाँ पर सेज बनाया गया था, आज भी 10-15 साल होने के बाद भी वहाँ पर कुछ चंद इंडस्ट्रीज हैं जो फल फूली हैं। जो हमने एक सपना देखा था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये बेनिफिशियल है, इसमें कुछ चेंजेस करके इसको और अच्छा किया जा सकता है। देखो अब सेज के बारे में और कुछ बातें समझ लो कि सेज में लाभ क्या था आपको इंडस्ट्री लगाने का। सेज में आपको कुछ विशेष सुविधा दी गई थी और इसको हम यूँ बोल सकते हैं एक तरह का फॉरेन टेरिटरीज भी था बिजनेस के लिए। देखो समझो इसमें सबसे पहला काम तो क्या किया, यदि विकास जी आप सेज में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे तो आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, 100% टैक्स फ्री हो आप। क्या 5 साल तक 100% टैक्स फ्री हो। 5 साल के बाद क्या रहेगा साहब, इसको 5 ईयर कर लेना, ये वैसे आप सुन लो, बाकी तो आपको एक नॉलेज डेवलप होनी चाहिए। 5 से 10 साल में इन्होंने बोला था 50% छूट रहेगी और 50% आपको टैक्स देना है 5 से 10 साल में। 11वें साल के बाद आपको पूरा जो भी टैक्स होगा अपने व्यापार पर वो देना है। मतलब 10 साल तक के लिए आपको एक बड़ी रिबेट इन्होंने दे दी, किसके अंतर्गत, सेज के अंतर्गत। दूसरा सबसे अच्छा फायदा इन्होंने सेज में क्या बोला कि साहब सेज में यदि विकास जी आपने अपनी यूनिट लगाई तो 100% तो एक तो आपको एफडीआई में छूट मिलेगी और आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में छूट मिलेगी। मतलब विदेश से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आप पैसा लेके आओगे उसमें वो खूब छूट मिलेगी। लेकिन विकास जी ने बोला कि साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लाल फीताशाही से परेशान हूँ। तुम्हारे जो इंस्पेक्टर आते हैं, तुम्हारे एक्साइज डिपार्टमेंट से आते हैं, इन्होंने सेल टैक्स वाले आते हैं, इनने दुखी कर रखा है। बोला चिंता मत करो विकास जी, सेज में लगा लो यूनिट, यहाँ पर आपको प्रशासनिक हस्तक्षेप से भी मुक्ति मिलेगी। देखो मुक्ति से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर एंट्री नहीं होंगे, लेकिन आपको काफ़ी सुविधा मिल जाती है। एक नए नियम कायदे बना देते हैं जिसके अंतर्गत ये अपनी सीमाएं नहीं पार कर सकते। इसमें अपने बिजनेस कम्युनिटी का थोड़ा सा भार रहता है एज ए कोई निर्णय लेने में, या वह आपके बिजनेस को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए भी कुछ कर्टेन्स लगा रखे हैं। क्लियर। तो इन्होंने देखा सेज में क्या क्या लाभ दिए हमने। आयुषी दोबारा आपका रिवीजन हो गया होगा सेज के बारे में। 5 साल में आपका टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना। 5 से 10 साल में 50% टैक्स लेंगे, 50% टैक्स नहीं लेंगे। 11वें साल से आपका टैक्स फ्री रहेगा। 100% एफडीआई, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मंगा सकते हो और प्रशासनिक हस्तक्षेप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, सेज में विशेष रूप से आपके लेबर लॉज भी बनाए गए, श्रम नीति बनाई गई। साथ ही साथ इस श्रम नीति के साथ साथ आपके साथ व्यापार के लिए विशेष प्रावधान और किए गए थे डोमेस्टिक रूप में। क्लियर। सेज अपना क्लियर आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, भी हमने सिंगापुर में जो मुद्दे तय हुए थे, प्रावधान तय हुए थे, WTO की बैठक, वह हमने बातचीत करी। उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश किया कि भैया यह जो समय काल था, इस समय विश्व पटल पर क्या चेंजेस हो रहे थे। तो हमने चेंजेस क्या देखे, G7, G8 का और G20 का हमने रिलेशन एनालिसिस किया कि क्या रिलेशन उस समय के तत्कालीन समय में व्यापार का विश्व में ग्रुपिज्म चल रही थी, वह हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखो यही एक दोस्तों जो टाइम फ्रेम था, इसी टाइम फ्रेम में एक इम्पॉर्टेंट और एक समझौता हुआ था जिसको आप याद रखना। ये आपके पहले IAS के अपने प्री में भी आया हुआ और मेंस में भी इस पे प्रश्न आया हुआ है। 2000 में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। कई बार आपसे पूछा जाता है दिल्ली डिक्लेरेशन में कौन से 2 देश हैं
कब हुआ था। अब तो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि लास्ट टाइम कब बैठे थे, कहाँ बैठे थे, क्या क्या उसमें प्रावधान और क्या क्या एग्रीमेंट तय हुए। देखो दिल्ली डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है, 2000 में अपना प्यारा भारत और रूस के बीच में बैठ के कुछ एग्रीमेंट हुआ था, और ये तय हुआ था कि भैया हम बैठेंगे, हर 2 साल में एक बार बैठेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे रक्षा मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे और रूस के बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे कि कैसे हमारी सामरिक साझेदारी को मजबूत किया जाए। 2000 दिल्ली डिक्लेरेशन में जब भारत और रूस बैठे तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि न केवल हमारी सामरिक साझेदारी बल्कि विशेष सामरिक साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये बैठक कर रहे हैं। देखो हम स्ट्रैटेजिकल पार्टनर तो हैं, लेकिन हम इसको और एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि न हम केवल अब सामरिक साझेदारी नहीं है साझेदार, बल्कि विशेष सामरिक साझेदार है। विशेष सामरिक साझेदार। देखो जब आप आईआर पढ़ोगे ना, तो आईआर में दो देशों के भैया संबंध कैसे हैं, दो पड़ोसियों के संबंध कैसे हैं, अगर उसको देखने हैं ना आपको, तो उन्होंने कहा कि आप देखो कि उनके सैनिक मिलिट्री रिलेशन कैसे हैं। मिलिट्री रिलेशन इन द सेंस कि आप मिलिट्री के कितने इक्विपमेंट उस देश से खरीदते हैं, और खरीदने के साथ साथ किस प्रकार के टेक्नोलॉजी मिलिट्री में वो आपको दे रहा है, उससे डिफाइंड होता है कि उन दो देशों के बीच में संबंध कैसे हैं। और रशिया ने तो हमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डिफेंस की दी है जो टेक्नोलॉजी वाइज भी एडवांस्ड हैं, और रूस उनको उन्हीं देशों को दे सकता है जिनको उस पर भरोसा है कि भैया कल को यही भस्मासुर नहीं बन जाए। S-400 दिया, आप सभी जानते हैं। तो क्या बोला मैंने, आईआर में दो देशों के बीच में अगर आपको देखना है, सबसे प्रगाढ़ संबंध उन्हीं देशों के बीच में रहेंगे जिसमें हथियारों की आपस में खरीद बिक्री होती हो। ये सबसे तगड़े संबंधों में गिना जाता है। क्लियर। 2000 का दिल्ली डिक्लेरेशन मत भूलना, भारत और रूस के बीच में हुआ था। इन्होंने बोला ना केवल सामरिक साझेदार है भारत, बल्कि ये हमारे सामरिक विशेष सामरिक साझेदार है, ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला था। और इसी दौरान हमारी फिर अगली बैठक आती है, ये इंपॉर्टेंट बैठक है 2001 की दोहा बैठक। और दोहा बैठक में आपको गर्व करने का एक मौका देता हूं मैं आपको। इस 2001 की दोहा बैठक में ही G20 का गठन हुआ, या यूँ कह लीजिए G20 फोरम बनी। ये G20 फोरम जो बनी, ये फोरम क्यों बनी थी, हम दोहा बैठक में जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के साथ मोल भाव करने के उद्देश्य से, विकसित देशों के साथ मोल भाव करने के उद्देश्य से विकासशील देशों ने ये संगठन बनाया। और आपको अब गर्व होगा कि इस विकासशील देशों का जो लीडर था, नेतृत्वकर्ता कौन था, वह हमारा प्यारा भारत था। समझे। तो G20 क्यों बना है, विकासशील देशों का विश्व की इकोनॉमी में इनकी विकासशील देशों की बात को मजबूती से रखना। और ये WTO में विकासशील देशों का पक्ष रखने के लिए G20 जो फॉर्म हुई थी, इसके अंतर्गत इसको कौन लीड करके चल रहा था, हम भारत इसको लीड करके चल रहे थे। क्लियर। अच्छा, दोहा बैठकों में जिन मुद्दों में बातचीत हुई वो देख लें, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक छोटा सा आपको डायग्राम बनवा देता हूँ जो आपको लाभ देगा। देखो दोहा बैठक में दो प्रकार के मुद्दे निकल के आए, एक निर्णीत मुद्दे जिनको हम कहते हैं, और एक हम कहते हैं अनिर्णित मुद्दे। देखो दोस्तों, मेरे से ना शॉर्टकट नहीं होता है ना, चीज होती जाए, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन एक बार अच्छे से होनी चाहिए। लिया ही नहीं जाता, चाहकर भी नहीं लिया जाता। इसलिए नहीं लिया जाता कि यार आपके साथ वो दिक्कत क्रिएट ना हो जो हमें दिक्कत हुई। हमारे मेंस में अच्छे नंबर आए तो इंटरव्यू में हमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो इंटरव्यू में नंबर थोड़े आड़े माड़े आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस में यदि आपने अच्छे नंबर खींच लिए ना, तो फिर संकट कम हो जाता है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखो भैया, हम इस रास्ते पे चल रहे थे, इस रास्ते पे हमने ये पत्थर पड़ा था, इससे हमने ठोकर खाई थी, लेकिन अगली बार तुम इस रास्ते से जाओ तो इस पत्थर को यहाँ पर कूद जाना,
और ये कूद जाने का यही तरीका है भैया, थोड़ा वास्ट कर लो। वास्ट इन द सेंस इसमें आपके जीके जीएस के भी बहुत सारे बिंदु समझ जाते हैं। बस अपेक्षा मेरी आपसे यही है कि जो पढ़ाया है इसको बार बार रिवाइज कर लो, मेंस में अच्छे से नंबर लिया हो कि इंटरव्यू में हेडक कम हो जाए। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लें हम। शॉर्ट करके मैं फैक्ट्स बेस में इसको लाके तुम्हारे माथे पर डाल दूं तो वो ठीक नहीं है। देखो भारत में आज भी किसी भी परीक्षा में जो मेन कंपटीशन है वो मात्र 7 से 8% बच्चों में ही है जो फॉर्म भरते हैं। बाकी तो भेड़ चाल है, पढ़ते रहेंगे, कोचिंग जाते रहेंगे, खूब सारी सामग्री रख लेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स देख लेंगे, एक ही टॉपिक पे 50 बार जगह देख लेंगे। ये आप अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो, अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ कर रहे हो। और भैया जो कंटेंट तुम्हारे दिमाग में ऐसे रहना चाहिए वो उसको भी आप ऑब्सोलेट कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक बालक थे, तो चाय की थड़ी पे उनकी सबकी बहस चल रही थी। आरएस की परीक्षा के देने वाले विद्यार्थी थे। बताओ यहाँ से चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लंबाई कितनी है, जो बेसिक बातें उस पर आपस में बहस कर रहे थे। देखो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आते, तो उनको रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप वो बेसिक मूल बातों को फैक्ट बेस पर रटते चलो तो ठीक नहीं। अब आप ये तय कर देते, देखो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए डब्ल्यूटीओ का सपोज करो गठन कब हुआ, लेकिन आप ये देखो भैया 1995 में हुआ, 1996 में हुआ, उसी को रटने में लग रहे तो ठीक नहीं है भैया। वो चीज़ नहीं पूछेंगे तुमसे, अब वो तो उसके एनालिसिस के बारे में पूछेंगे, डब्ल्यूटीओ की उपयोगिता के बारे में पूछेंगे, उसके होने वाली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस है, मंत्रिमंडलीय बैठकों के द्वारा जो निर्णय तय किए गए उनका तुम्हारे भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर तुमसे प्रश्न पूछेगा वो एग्जामिनर। समझ रहे? तो फैक्ट बेस में जाओ, लेकिन उसी पर जाओ जो तुम्हारे काम का हो। ठीक है। निर्णित मुद्दे और एक था अनिर्णित मुद्दे। निर्णित मुद्दों में जो बातचीत तय हुई उसमें दो बात तय हुई थी। एक तो श्रम के मुद्दे थे और एक था आपका SNDT, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल, राहुल बोलता है सर आप राइटिंग ढंग से लिखा करो। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये बाद में आपका SSM बना था। स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स करके हम बाद में इसको बोलते हैं। अच्छा, अनिर्णित मुद्दों की मैं बात करूं तो जो मुद्दे अनिर्णित रह गए थे, एक तरीके से आप ये कह सकते हो जिन पर बातचीत तो हुई थी लेकिन पूर्ण रूप से उस पर कोई हल नहीं निकल पाया था। उसमें सबसे पहला हमें देखने को मिलता है मार्केट एक्सेस इशू। मतलब बाजार को जो एक्सेस करना है, आप एक देश उस किसी देश के बाजार को किस प्रकार से एक्सेस कर पाएगा, उसके बारे में कुछ मुद्दे थे जिन पर निर्णय नहीं हो पाया था। अगला था रिडक्शन इन डोमेस्टिक, मतलब सब्सिडी। ठीक है, डोमेस्टिक सब्सिडी, इसको बोलेंगे घरेलू सब्सिडी में कमी करना। सब्सिडी हिंदी में भी सब्सिडी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। और था आपका रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी में कमी। तो हमने देखा साहब कि दोहा बैठकों में कुछ मुद्दे निकल के आए और ये मुद्दा तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम तय करेंगे। विकासशील देशों के लिए ये स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। विशेष एवं विभेदीकृत तंत्र बोल लीजिए, ठीक है ना, या प्रावधान बोल दीजिए। विशेष एवं विभेदीकृत प्रावधान। और ये SSM में स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स, इसमें क्या थे, आपको विशेष सेफगार्ड लिए गए थे विकासशील देशों के द्वारा। किसके लिए? कुछ मुद्दों पर जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, श्रम मुद्दों पर आपको पुनः भारत को गर्व करने का मौका मिलेगा। देखो श्रम मुद्दों पर दोहा बैठकों में भारत ने बड़ी जबरदस्त बात बोली। एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है।
लाइट आ गई थी, इन्वर्टर बंद कर दिया था। ठीक है। हाँ, श्रम मुद्दों पे हम कहते हैं कि भारत, आपको गर्व करने की एक और विषय मिलेगा, श्रम मुद्दों पे भारत ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी। भारत ने बोला कि साहब देखो, हमने एक इंस्टीट्यूट बना रखा है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस संगठन को यूनाइटेड नेशन ने क्या कर रखा है, अप्रूव, यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइजेशन दे रखी है। तो उन्होंने बोला साहब देखो, विश्व में जब श्रम से संबंधित कोई बातचीत है ना तो ILO में लेके जाओ। आप WTO में क्यों डिस्कस करते हो श्रम से संबंधित मैटरों को? बड़े पुरजोर तरीके से भारत ने रखा, और उसका लाभ ये मिला, WTO में से श्रम मुद्दों के बारे में बातचीत को भारत ने बंद करवा दिया। और इसके लिए जो आपके विकासशील देश थे ना, वो हमेशा हावी हो जाया करते थे इस मुद्दे पर। हमारे यहाँ तो श्रम सस्ता है, और कई हमारे बोलते हैं तुम्हारे यहाँ लेबर लॉस ठीक नहीं है, ये ठीक करो, वो ठीक करो। तो भारत ने इसमें इसको भारत की बड़ी जीत कहा जाता है। क्या भारत ने क्या बोला, पुनः बता देता हूँ कि जो आपके ILO है और इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्निशन दे रखी है, और हमने इसको बनाई इसलिए रखा है कि श्रम संबंधित मुद्दे हम ILO में डिस्कस करेंगे, तो WTO में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये दोहरा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, भारत ने बोला था, और भारत को उसमें जीत भी मिली, और अंततः तय हुआ कि हाँ भाई सही कह रहा है भारत, इसको आप कहाँ डिस्कस करें, जाके ILO में डिस्कस करें। अच्छा, अब ये है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये समझते हैं, और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इसके बाद हमारी बहुत मुश्किल से 1 या 2 क्लास रह जाएगी, फिर आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्लियर है? लो साहब, क्या था अपना स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार भी आप बोल सकते हो, और उपबंध भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें आपको शब्दों को पकड़ो। विभेदीकृत व्यवहार करने की बात कर रहा है, मतलब कि A कोई कंट्री और B कंट्री है, और आपने कोई नियम बनाया, इन नियमों में आप क्या कर रहे हो, विभेद कर रहे हो, और कुछ विशेष नियम भी आप बना रहे हो। एक मिनट दोस्तों, बाहर के दूसरी क्लास और लग रही है, और उसमें हमारे गुरुजी जो हैं, बहन जी जो पढ़ाने आती हैं, वो बहुत जोर शोर से पढ़ाती हैं, पूरा जान लगा देती हैं पढ़ाने में। तो उनकी आवाज़ें आ रही थी, हमने कहा साहब थोड़ा सा बहन जी धीरे पढ़ा लो। हाँ ठीक है। विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार उपबंध, हमने देखा विभेद हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा उपबंध किया है जिसमें विभेद करने की बात हो रही है। समझो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये ट्रीटमेंट, मतलब बेसिकली दोहा बैठक में बातचीत हुई, जिसमें विकासशील देश जो G20 में भारत जिसका हुआ था, उसने खूब जोर शोर से बात कही थी। क्या कही थी उसने साहब? उसने बोला कि देखो साहब, वैसे WTO के जो विभिन्न सम्मेलन हुए, उनमें से एक जिनेवा जो आपका सम्मेलन था, और अन्य सम्मेलनों में एक प्रमुख बात निकल के आई थी कि एक तो क्या आई थी, आयात शुल्क को कम करें, साथ ही साथ आयात शुल्क के साथ उन्होंने बोला कि गैर प्रशुल्क नॉन टैरिफ, है ना, गैर प्रशुल्क जो आपके अवरोध थे, इनको भी क्या करें, कम करें, ये बात हुई थी। और आप सभी जानते हैं गैर प्रशुल्क अवरोध में सबसे प्रमुख अवरोध क्या था, सब्सिडी, मतलब कि सब्सिडी कम करें, ख़त्म करें, इसकी बात चल रही थी WTO की विभिन्न बैठकों में। अच्छा, ये जब बातचीत चल रही थी ना, तो दोहा बैठक में विकासशील देशों ने, या यूँ कह लीजिए विकसित देश क्या कह रहे थे कि भैया देखो, खाद्यान्न और स्वास्थ्य वस्तुओं में भी क्या करो, उदारीकरण होना चाहिए, क्या, और आयात में उदारीकरण होना चाहिए। और विकासशील देश क्या कह रहे थे, अजी साहब देखो, आप जो खाद्यान्न और स्वास्थ्य ऐसे लिखना, देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ हिंदी में, ये तो होता है स्वस्थ, यदि इसमें स्वास्थ्य का यह जुड़ जाएगा ना, तो थ आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वस्थ है। ठीक है। खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य की जो वस्तुएं हैं, इसमें जो आप व्यापारिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं, व्यापारिक
उदारीकरण की जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है साहब। देखो गरीब और जो विकासशील देश हैं वो ये नहीं सह सकते। आपके क्या है, आपने तो गेहूं में 80% तो आपने वहाँ के किसानों को सब्सिडी दे रखी है, तुम्हारा गेहूं तो सस्ता हो जाएगा, तुम तो भारत में आके डंप कर दोगे। भारत का किसान कहाँ जाएगा भैया, हमारी तो अभी वो स्थिति नहीं है, हमारी तो अभी उस किसान की पर कैपिटा इनकम इतनी है ही नहीं। तो भारत ने बोला सब कुछ विशेष उपबंध करने पड़ेंगे, और इस दोहा बैठक में भारत मजबूत स्थिति में था। ठीक है, भारत ने क्या बोला कि जो खाद्यान्न और स्वास्थ्य वस्तुएं हैं इसमें व्यापारिक उदारीकरण जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी और गरीब जनता पर अपूर्णीय क्षति होगी। क्या होगी, अपूर्णीय क्षति होगी। अरे भैया वैसे ही हमारे गांव की 70% जो जनसंख्या आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है, और तुम्हारे ये मेजर्स हम अपना लेंगे, उदारीकरण जो तुम कर रहे हो, तो हमारे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। भारत ने बोला ये नहीं होना चाहिए साहब, कोई स्पेशल मेजर लेके आओ। तो स्पेशल मेजर आपके क्या आया, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इस मेजर को हम कहते हैं, बाद में इसी को हम क्या कहते हैं, SSM, स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे भारत ने बोला, या विकासशील देशों का उस समय लीडर हमारा भारत ही बना हुआ था ना, तो भारत ने बोला मेरे दोस्तों कि देखो साहब, जिन देशों में बेरोजगारी प्लस गरीबी ये दोनों कम है, तो उनको तो व्यापारिक अंकुश लगाने का अधिकार कम मिले। अब व्यापारिक अंकुश लगाने का अधिकार कम मिलने से क्या तात्पर्य है, देखो आप तो सब्सिडी दे दो, लेकिन हम क्या है, हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, जो हम पढ़ रहे थे ना। जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के किसानों को जो फसल है वो बाहर के आने वाली आयातित फसल से सस्ती रहेगी, महंगी नहीं होगी। तो हमें व्यापारिक अंकुश हम लगा सकते हैं, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से लगाए। हमने हमारे किसानों को सब्सिडी दे दी, समझ रहे, हमने MSP बढ़ा दी सपोज करो फसलों पर, और किसानों को लाभ देना स्टार्ट कर दिया। या यूँ कह लीजिए कि विदेश से जो फसल आ रही थी उसके मुकाबले में हमने कोटा भी फिक्स कर दिया कि साहब इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, हम इससे ज़्यादा तेल आपसे नहीं लेंगे, हम इतना आपसे गेहूँ नहीं लेंगे। आपने देखा भी होगा ओवर द पीरियड टाइम कई बार हम हमारे इसको कर्व करते रहते हैं इंपोर्ट को भी, कि सब हमने तेलों पर रोक लगा दी, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे देश के किसानों के जो तेल की, कई बार क्या होता है, देखो चीनी की प्राइस आप देखो बहुत कम हो जाती है, या तेल की प्राइस बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो इंपोर्ट होके हमारे यहाँ पे तेल आ रहा है उसकी वजह से तेल का डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार करती है कि साहब बाहर का आयात रोक देती है। दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर टू कर्व टू बोल लीजिए कि आप बाजार की व्यवस्था के अंतर्गत भारत की जो पर्टिकुलर उस सेगमेंट को पुनः खड़ा करने के लिए ये मेजर्स लिए जाते हैं, समझ गए। व्यापारिक अंकुश के अंतर्गत ये आता है कि सब हमने अंकुश लगा दिया कि अब हम इंडोनेशिया से पाम ऑयल नहीं मंगाएंगे, क्लियर। और हमारे देश में होने वाला फिर जो तेल है उसके दाम बढ़ जाते हैं, डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन ठीक बैठ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई अब भारत में रेट बढ़ रही है, तो अब क्या करो, इंपोर्ट को क्या कर दो, अनुमति दे दो, क्लियर। इन्होंने बोला दोहा बैठक में भारत ने, जिन देशों में बेरोजगारी और गरीबी बहुत कम है उनको व्यापारिक अंकुश लगाने का कम ताकत दी जाए, और जिन देशों में बेरोजगारी और गरीबी अधिक है उनको व्यापारिक अंकुश लगाने का अधिक अधिकार दिया जाए। ये बात किस में कही गई थी, दोहा बैठक में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंतर्गत कही गई थी। आप समझ गए ना, बाद में इसी को SSM कहते हैं। SSM भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज कर देना। मैसेज किस नंबर पर करेंगे, 8619059759। ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। देखो दोस्तों मैं क्या बड़ा चकाचौंध नहीं कर सकता, बेसिकली पता नहीं मन में होती नहीं है कि ये फ्लैश कर दूं, ऐड कर दूं। देखो ये अपना कंटेंट मजबूत है, बहुत ज़बरदस्त है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मेरे को विश्वास रहता है। तो आप तो सिंपल भैया इस पर मैसेज करना, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। और अपनी ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, अपना यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि भैया हमें बल मिलता रहेगा और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है।
और ऐप पर जो अपनी अभ्युदय ऐप है, ये अभ्युदय ऐप अभी से नहीं है भैया, सालों से है। वो कई विद्यार्थियों को मेरे पास फ़ोन आया था कि सर यूपी गवर्नमेंट ने भी कोई अभ्युदय ऐप करके करी है, तो आपकी अभ्युदय ऐप वही है क्या? मैंने साहब हमारी अभ्युदय ऐप अलग बढ़िया है, आपको पढ़ना है तो एक बार वहाँ पढ़ लो, ठीक है। यहाँ तो हमने फिलहाल निःशुल्क ही सब कुछ कर रखा है और बड़ा हमें आनंद आता है, इसमें कोई हम कटौती नहीं करते हैं जो पढ़ा रहे हैं। अभी तो बेसिकली आपको विकास जी की सेवाएं मिल रही, तो आनंद से मस्त के लिए जाओ, अभ्युदय ऐप पर डाउनलोड कर लेना, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आई थिंक कल WTO और वर्ल्ड बैंक और IMF के टेस्ट डाल लिए थे, उनको देख लेना, अपना इवैल्यूएशन कर लेना। उसके बाद अपन आज आपको 7 दिन के जो बेसिकली वीक में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उसके भी आपको शायद टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो भी टेस्ट आप कर लेना, ऐप पर अपना इवैल्यूएशन करते रहना। और देखो साथ ही साथ आपको अपने हिंदी न्यूज़पेपर के जो प्रमुख एडिटोरियल्स हैं वह भेजा जाता है PDF के रूप में, उसको पढ़ लिया कर, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, पूरा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मेन चीज़ भेज दी जाती है, उसको पढ़ लो, इवैल्यूएशन कर लो, और किसी आर्टिकल में किसी पॉइंट पे तुम्हें समस्या आती है तो मुझे मैसेज कर लेना, हम क्लासेस में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैटर लो, उसी को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। ज़्यादा सामान और ज़्यादा मटेरियल में समय दोगे तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो हम कहाँ थे? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमने फिनिश कर लिया था। कल हम अनिर्णित जो मुद्दे हैं उनको समझेंगे। उसके बाद हमारा बहुत मुश्किल से 1 या 2 क्लासेस में यह जो हमने अभियान लेके चले थे विदेश व्यापार वाला, ये अमूमन समाप्त हो जाएगा। फिर हम राजकोषीय नीति अब उठाएंगे, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो UPSC के लिए, पब्लिक सर्विस UP PCS के लिए, RS की परीक्षा देने, मतलब पब्लिक सर्विस परीक्षाओं के लिए राजकोषीय नीति समझना तो बहुत ज़रूरी है, और इसको हम भारत के इकोनॉमिक सर्वे के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, खूब प्रेम देते हो, खूब प्यार से अच्छी अच्छी बातें करते हो, और ऐसे ही बनाए रखना, और जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू रिवाइज करते रहना। क्लियर? चलिए, नमस्कार।